Hello Vivek, hello Punit, hello Chanchal. Hello everybody. So our today's class is on Article 20. As you can see, 50 slides are there. Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. So this will be a session on Article 20 and here we will deal with all the important concepts of Article 20. Actually, ये जो टॉपिक है वो मैंने दो भागों में बांटा है. आज हम आर्टिकल 20 और 21 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसे करंट अफेयर्स के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे. राइट, आर्यन राठौर, वेलकम. वेलकम विवेक. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. आर वी रेडी? एक्चुअली अभी 10 नहीं बजे हैं, तो लेट्स वेट 2 more minutes. Meanwhile, I will give you the synopsis of the class. This is a brief lecture plan that what we are going to cover today. So you can see this. Recently, Article 20 was in news for so many reasons. बहुत सारे कारणों की वजह से अनुच्छेद 20 जो है वह सुर्खियों में रहा है, न्यूज में रहा है. तो यहाँ आप सुनिंदा पुष्कर का फोटो देख रहे हैं. यहाँ आप है जो संजय दत्त का जो बायोपिक मूवी है संजू, उसको आप देख रहे हो. यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चेहरा आप देख रहे हैं और ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन तमांग का चेहरा आप देख रहे हैं. पटेल शाह, श्रीवानी, रामकृष्ण करण. So I welcome to all of you. So let's start our today's class. So here we will see the 3 concepts. And what are the 3 concepts? The first concept is of ex post facto law. तो मैं बस अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को समझेंगे और ये किन कारणों की वजह से अभी न्यूज में था. तो इसमें जो अभी सबसे रीसेंट न्यूज है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम का न्यूज है. तो यहाँ पे सिक्किम चीफ मिनिस्टर क्यों न्यूज में थे और क्या संबंध है उसका एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन से, इन सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं. फिर इसका जयललिता के केस से क्या रिलेशन है. तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ. सो लेट मी डू द फुल स्क्रीन. तो इसमें रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या था, यह सिक्किम का मामला क्या है, और सिक्किम के मामले के बाद हम एफसीआरए का मामला देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिफिट कंस्ट्रक्ट का मामला देखेंगे. मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर काफी आप सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो. राइट. उसके बाद हम डबल जियोपार्डी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कौन सी बातें हैं जो जनरली लोग नहीं समझ पाते हैं डबल जियोपार्डी के बारे में. भारत में इसकी परिस्थिति क्या है और अमेरिका में इसकी परिस्थिति क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसका भारत में यह स्टैट्यूटरी राइट है या फंडामेंटल राइट है. तो अमेरिका में ज्यादा प्रोटेक्टेड है या भारत में ज्यादा प्रोटेक्टेड है. आप देख रहे हो ये सारे चार्ट्स आपको दिख रहे हैं. तो यहाँ पे अभी हाल ही में मिजोरम का भ्रष्टाचार का भी मामला देखा जाएगा कि उस मामले का आर्टिकल 20 से क्या संबंध है, कैसे डीजीपी ने गलत सिग्नेचर किया था और फिर गवर्नर के सही सिग्नेचर करने के बाद भी कोर्ट मामले को नहीं सुन रही थी और 20 अनुच्छेद 2 का मामला लाया जा रहा था. तो बहुत सारे करंट अफेयर्स को समझने के लिए हमें आर्टिकल्स के स्टैटिक नॉलेज की जरूरत होती है. फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मामला देखेंगे कि पुलिस हमसे तफ्तीश के दौरान कितनी सख्ती बरत सकती है, क्या वो बल का इस्तेमाल करके या फोर्स का इस्तेमाल करके हमारा मोबाइल ले सकती है, लैपटॉप ले सकती है, हेयर सैंपल, ब्लड सैंपल, स्पर्म, स्पूटम क्या ले सकती है और क्या नहीं ले सकती है. और तफ्तीश के मामलों में किसी भी एक्यूज्ड के पास चुप्पी का अधिकार यानी राइट टू साइलेंस का अधिकार होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस हद तक होता है. इस मामले का संबंध जो है वह पी चिदंबरम साहब के साथ क्या है. अभी हाल ही में हमने देखा है कि पी चिदंबरम के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई दोनों ने मुकदमा चलाने का प्रयास किया. हालांकि मुकदमा अभी तक नहीं चला है,
राइट। तो इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या मानना है और इसमें 20 सेल्फ इंक्रिमिनेशन का इससे क्या संबंध है? जागृति, नितिन, विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग, पार्थ ठक्कर। अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करता है तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब हम फोर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो फोर्स का जो विकल्प है वो साइंस है कि जब भी कोई मिसलीड करे तो ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन इनको यूज करने के लिए एनएचआरसी की एक गाइडलाइन है और उसी गाइडलाइन के अंदर में हमें नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल करना है। तो अब मुझे लगता है कि काफी बच्चे आ चुके हैं और हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे ये पार्ट 1 है। आर्टिकल 20, 21 और 22 ये तीनों आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पेशल क्लास में, जो कि फ्री है, सारे बच्चों के लिए है। और स्टार्ट हम आर्टिकल 20 से करेंगे। तो अगर आप सब मौजूद हैं और आप सब इंटरेस्टेड हैं इस क्लास के लिए तो प्लीज शो मी योर लाइक्स, प्लीज शो मी दिस दैट हाउ मेनी of you are here in the class as a part of your attendance and how many of you are ready to start this class? 18-20 बच्चे हैं। एक बच्चे केवल एक ही बार लाइक करें, राइट। एक से ज्यादा बार आप लाइक करेंगे तो मिसलीड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 20 का जो ये अधिकार है वो किस मामले में है कि जब भी किसी व्यक्ति को का मुकदमा चल रहा हो, जब भी किसी व्यक्ति, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलता है, क्या लिखा है? व्हेनेवर एनी पर्सन फेसेस अ ट्रायल, जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा हो तो उसके पास 3 अधिकार विशेष रूप से अनुच्छेद 20 देता है। आर्टिकल 20 उसको 3 राइट्स देता है। पहला, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसका साधारण मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार मुकदमा चालू हो गया तो उसको उतनी ही सजा देनी चाहिए जितना कानून कहता है। कानून बदल करके सजा बढ़ाई नहीं जा सकती है। दूसरी बात है डबल जियोपार्डी, कि एक मामले में एक ही बार सजा होगी, एक मामले में एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं मिल सकती है। और तीसरा है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसका मतलब होता है कि अगर व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा हो तो उसके साथ उसे जबरदस्ती अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। उसे जबरदस्ती अपराधी घोषित, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट हिज क्राइम। ऐसा क्यों है? यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि निर्दोष लोगों को बचाया जा सके और सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। सरकार की मनमानी को रोकने के लिए, प्राकृतिक न्याय को सुरक्षित रखने के लिए और निर्दोषों को बचाने के लिए अनुच्छेद 20 हमारे संविधान में लाया गया। अब एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। स्टार्ट करें। यह क्या मामला है? देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि घटना घटने के बाद जब अपराध हो जाए और उसके बाद अगर आपने कानून बन करके अपराध के लिए सजा को बढ़ाया तो उस कानून के अंदर में पुराने अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी। जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून के अंदर में नए अपराधियों की सजा मिलती है या नए अपराधियों को सजा मिलता है। दैट मीन्स लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड टू इंक्रीज द पनिशमेंट। ध्यान से वर्ड को सुनो। यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है आर्टिकल एक्स पोस्ट फैक्टो में? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। यहां वर्ड यूज्ड है कन्विक्टेड। किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के अंदर में दोषी पाया जा सकता है जिस कानून के अंदर में उसने अपराध किया है। अब एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं आज
आज का डेट जो है वो 3 मई है। 3 मई के दिन एक व्यक्ति ए जो है वो 500 रुपए की चोरी करता है और उस दिन के अनुसार, के कानून के अनुसार 500 रुपए चोरी करने के लिए 6 महीने की सजा है। अब इसी मामले में जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो हफ्ते भर के बाद सरकार कानून बदल देती है और 6 महीने के सजा को 1 साल का सजा कर दिया जाता है। कितने साल का सजा कर दिया जाता है? 1 साल का सजा कर दिया जाता है। मेरा सवाल है कि अब ए को कितनी सजा मिलेगी, 6 महीने या 1 साल? प्लीज राइट। नितिन विश्वकर्मा कहते हैं 1 साल। देखिए कानून कब बनाया गया? अपराध घटने के बाद बनाया गया। जब अपराध हो गया तो नया कानून आया। नया कानून हमेशा नए मामलों में लगता है। क्रिमिनल लॉ जब भी इस देश में बनेगा तो नए मामलों में लगेगा। पुराने अपराधियों के ऊपर पुराना कानून, नए अपराधियों के ऊपर नया कानून। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, 1 साल या 6 महीने? इसका जवाब है 6 महीने। कि कानून बदल करके सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। देखो क्या लिखा है, पनिशमेंट कैन नॉट इंक्रीज, पनिशमेंट कैन नॉट इंक्रीज। अब मैं आप सबसे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। अगर समझ में आ गया तो ये लाइक साइन शो करो। 25-30 लोग थे तो कम से कम उतना लाइक होना चाहिए। तो मैं अगला सवाल पूछता हूं। सवाल पूछ पूछ करके कॉन्सेप्ट बनाएंगे। 25, 26, 27, 28, 30 लोग हैं, 35 लोग हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि व्यक्ति ने 500 रुपए की चोरी की और जिस दिन चोरी की उस दिन के कानून के अनुसार 6 महीने की सजा होनी थी। हफ्ते भर के बाद कानून बदलता है और सजा को घटा दिया जाता है 6 महीने से 3 महीने। अब मेरा सवाल है कि अब ए को कितनी सजा मिलेगी, 6 महीने की सजा मिलेगी या 3 महीने की सजा मिलेगी? 6 महीने की सजा मिलेगी या 3 महीने की सजा मिलेगी? कितने लोग बोलते हैं 3 महीने, कितने लोग बोलते हैं 6 महीने, और कितने लोग बोलते हैं कि जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 देगा या 6 देगा? आकाश चवन, कनिष्क अग्रवाल कहते हैं जज के ऊपर डिपेंड करता है। कनिष्क अग्रवाल बिल्कुल सही है, रामकृष्ण करण बिल्कुल सही है। ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिफिट कंस्ट्रक्ट। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिफिट कंस्ट्रक्ट। की सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता है लेकिन सजा को घटाया जा सकता है, जज की मर्जी है। उदाहरण के तौर पर संजय दत्त का मैं एग्जांपल दूंगा जो बाद में भी आएगा। संजय दत्त को 1993 में टाडा कानून के अंदर पकड़ा गया, लेकिन यह टाडा कानून 1995 में रद्द हो गया। 2013 में जब संजय दत्त को दोषी पाया गया तो टाडा के कानून को उनके ऊपर नहीं लगाया गया क्योंकि टाडा का कानून उस वक्त अस्तित्व में था ही नहीं। तो जब कोई कानून को आप रिलैक्स कर देते हैं तो पुराने अपराधियों को उसका लाभ मिल सकता है, पुराने अपराधियों को उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पुराने अपराधियों को उसका लाभ मिले ही। एक उदाहरण मैं आपको राजीव गांधी के एसेसिन्स का दूंगा कि जहां एक तरफ संजय दत्त को टाडा के खत्म होने का या टाडा के रिपील का लाभ मिला, वहीं राजीव गांधी के एसेसिन्स या राजीव गांधी के हत्यारों को टाडा कानून के खत्म होने के बाद भी उसमें कोई रियायत नहीं मिली, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रिमिनल लॉज जब भी सरकार बनाएगी तो ये नए अपराधियों के ऊपर लागू होगी, पुराने अपराधियों के ऊपर लागू नहीं होगी। यानी जब भी हम सजा को बढ़ाते हैं, जब भी कोई क्रिमिनल लॉ बनाते हैं तो ये आगे लगता है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन अगर कानून को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है, पहले सख्त कानून था, अब थोड़ा नर्म कानून हो गया, थोड़ा मुलायम कानून हो गया, तो जो मुलायम कानून है, नर्म कानून है, ये पुराने अपराधियों को भी इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन अधिकार के रूप में नहीं। अगर यहां तक आपको ये मामला समझ में आया है, अगर ये मामला आपको समझ में आ गया
अगर ये मामला आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपने सीखा है कि जब भी कोई क्रिमिनल लॉ हम बनाते हैं तो वह भूत लक्ष्य नहीं होता है, भविष्य लक्ष्य होता है, भविष्य के अपराधों पे लगता है, भूत में या पास्ट में जो ऑफेंसेस हुए उस पर नहीं लगता है। लेकिन यह बात केवल किसके लिए सही है कि पनिशमेंट को सख्त नहीं किया जा सकता है। अब जो भी अपना ध्यान यहां से हटाएगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने से वंचित हो जाएगा। अब मैं आपको पूछता हूं कि नए क्रिमिनल लॉ ला करके आप पनिशमेंट को नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रोसीजर टू गिव पनिशमेंट को सख्त कर सकते हैं या नहीं? सवाल समझ में आया? सजा बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन सजा देने की प्रक्रिया को सख्त किया जा सकता है या नहीं? मान लेते हैं कि चोरी, अब यही फिर से आते हैं ए के ऊपर। ए ने चोरी की, और जब ए ने चोरी की तो उसे कानून के अनुसार 6 महीने की सजा होनी है। और चोरी एक क्या है? चोरी एक बेलेबल ऑफेंस था। 1 हफ्ते के बाद नया कानून आया, और नए कानून में, ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, नए कानून ने सजा को नहीं बढ़ाया, लेकिन जो ऑफेंस वेलेबल था उसको नॉन बेलेबल कर दिया। क्या कर दिया? नॉन बेलेबल कर दिया। तो अब मुझे बताओ, ए को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नए कानून इस पे लागू होगा या पुराना कानून लागू होगा? जिस दिन चोरी की थी उस दिन चोरी बेलेबल था, 3 दिन के बाद नया कानून होता है और चोरी नॉन बेलेबल हो जाता है। चोरी नॉन बेलेबल हो जाता है, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बार बार कहा है, आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बार बार कहा है कि नए कानून को ला करके सजा को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन सजा देने की प्रक्रिया को ठोस बनाया जा सकता है, सजा देने की प्रक्रिया को सख्त बनाया जा सकता है। यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी मेड मोर स्ट्रिक्ट एंड इट कैन बी रिलैक्स्ड ऑल्सो। क्रिमिनल प्रोसीजर को रिलैक्स भी करोगे तो भी पुराने अपराधों पे लागू होगा, और स्ट्रिक्ट कर दिया है तो भी पुराने अपराधों पे लागू होगा। कितने लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सजा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन सजा देने की सख्ती को बढ़ा सकते हैं? मुझे जितने लोग हैं जिनको आया वो लिखो, आया, जिनको नहीं आया वो भी लिख सकते हैं, नहीं आया मैं फिर से समझाऊंगा। केवल 24 लोगों को समझ में आया है अभी तक, 35 लोगों को समझ में आया है, 45 लोगों को समझ में आया। एक व्यक्ति केवल एक ही बार लाइक करें, एक से ज्यादा लाइक ना करें, उससे कंफ्यूजन बढ़ती है। अच्छा, तो नया कानून जो होगा वह नए मामलों में लगेगा, पुराना कानून पुराने मामलों में लगता है। अब सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का मसला समझते हैं। यहां पे लिखा है ना, ए पर्सन शुड गेट द पनिशमेंट ओनली एज पर द प्रिवेलिंग लॉ ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस। Punishment of the person cannot be increased by changing the law. The changed law always have prospective effect. तो पनिशमेंट नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पनिशमेंट देने की प्रक्रिया को सख्त किया जा सकता है। कनिष्क अग्रवाल पूछते हैं कि इसका रैशनल क्या है बाय मेकिंग द प्रोसीजर स्ट्रिक्ट। प्रोसीजर स्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि इसका संबंध व्यवहारिक जीवन से है। कई बार, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, वैश्यावृत्ति के मामले में, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को, वैश्यावृत्ति के मामले में जो ट्रैफिकिंग का केस होता है वो इंटरस्टेट इन नेचर होता है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ होता है, और उस मामले को तफ्तीश कई राज्य की पुलिस करती है। ऐसे में पुलिस जब भी किसी एक व्यक्ति को पकड़ती है तो जिस एविडेंस के आधार पर पकड़ती है वो एविडेंस बड़ा कोरोबोरेटिव, बड़ा कमजोर साक्ष्य होता है, बहुत कमजोर एविडेंस होता है, जिसके बेसिस पर लोग बच के निकल जाते हैं। 10% से कम कन्विक्शन रेट है वैश्यावृत्ति के मामले में।
अब सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वेश्यावृत्ति के मामले में सरकार रेड भी करे और पकड़े भी तो भी वो बेल लेकर के निकल जाते हैं, उनकी सजा को हम बढ़ा नहीं सकते हैं जो पुराने लोग हैं, तो वो कम से कम बेल पे ना निकल पाए, इसलिए हम जो है नया कानून ला करके बेल देने की प्रक्रिया को खत्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? कितने लोग जिन्होंने सवाल पूछा उनको समझ में आया या नहीं आया? कनिष्क, तो क्रिमिनल प्रोसीजर को सख्त हम उन मामलों में करते हैं जब किसी घोर अपराध, समाज में घोर अपराध हो रहा हो और आपराधिक कानून का लूपहोल, क्रिमिनल प्रोसीजर का लूपहोल का मजा लेकर के वो रिलीज हो जाते हैं। कनिष्क अग्रवाल, अगर समझ में आ गया तो लिखिए यस, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब समझेंगे ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का क्या मामला है। आप लोग जानते हैं कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? इनका नाम है पीएस तामांग। मामला क्या है इनका और इनका संबंध इस कॉन्सेप्ट से कैसे है, क्रिमिनल लेजिस्लेशन से कैसे है, समझते हैं। पीएस तामांग साहब 1996 में एनुअल हस्बेंड्री मंत्रालय के मंत्री थे और उस समय 1996 में सरकार ने एक स्कीम लाई थी जिसके अंदर में सिक्किम के लोगों को गाय बांटा जा रहा था। उसमें 1996 के समय में कुल इन्होंने 90 लाख का घोटाला किया था। कितने का घोटाला किया था? 90 लाख का घोटाला किया था। 1996 की बात है। और इनको सजा कब मिली? इनको सजा 2016 में मिली और 2 साल की सजा मिली जो 2018 में खत्म हो गई। ध्यान से सुनो, 96 में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, सजा इनको 2016 में मिली, 2 साल की सजा मिली, 2018 में सजा खत्म हो गया। अब ये चीफ मिनिस्टर का पोस्ट चाहते थे कि हम चीफ मिनिस्टर बने 2018 के बाद। 2019 के मई के महीने में इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब सवाल यह है कि एक अपराधी भले ही वो छूट के निकल गया हो, लेकिन हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वह यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया हो और उसका मामला सिद्ध हो गया हो तो वह व्यक्ति सजा काटने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, कम से कम 6 साल तक। कितने साल तक? 6 साल तक सजा, 6 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। आ गई बात समझ में? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में इनको सजा 2 साल की हुई। कितने साल की हुई? 2 साल की सजा हुई। सजा 2018 में खत्म हो गई। 2019 में ये चीफ मिनिस्टर, मई के महीने में इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण किया। उस समय ये ना एमएलए थे ना कुछ थे, और हमें पता है कि जब आप एमएलए नहीं हो, एमपी नहीं हो, एमएलए नहीं हो, एमपी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं 6 महीने तक के लिए। लेकिन इनके विरोधियों ने उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया? उन्होंने यह इल्जाम लगाया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुसार भले ही इनका सजा खत्म हो गया हो, लेकिन सजा खत्म होने के 6 वर्ष तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए इनका चीफ मिनिस्टर बनना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके विरोधियों के दलील को अगर समझ गए तो लिखो यस या लाइक करो, ताकि हम अब इसके दलील को समझेंगे। ये अपराधी घोषित हुए भ्रष्टाचार के मामले में, 2 साल की सजा काटी और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए। विरोधियों को कहना है कि एक अपराधी व्यक्ति अगर सजा काट भी लिया हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कानून के अंदर में वह व्यक्ति अगले 6 वर्ष तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये इनके विरोधियों का दलील है। 18 लोगों को समझ में आया है? इनके विरोधियों का दलील है कि जब इनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो गई है तो ये 6 वर्ष से पहले चुनाव नहीं लड़ सकते। समझ में आया? अब समझते हैं कि पीएस तामांग की क्या दलील है। पीएस तामांग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में चुनाव लड़ने पर जो बैन है, भ्रष्टाचार के मामले में जो चुनाव लड़ने पर बैन है, यह कब लाया गया? ये 2002 में आया। कब आया? 2002 में आपने आरपी एक्ट को अमेंड किया। किसको अमेंड किया? आरपी एक्ट को अमेंड किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड करके 2002 में
आपने एक नया कानून बनाया कि भ्रष्टाचार के मामले में व्यक्ति अगर का गुनाह सिद्ध हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2002 के पहले ये कानून नहीं था। और अपराध कब हुआ है? अपराध 1996 में हुआ है। भ्रष्टाचार का अपराध 1996 में हुआ है। अगर क्रिमिनल लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा है तो आरपी एक्ट के अंदर में जो बदलाव लाया गया है उसका इंप्लीमेंटेशन कब होना चाहिए? जो मामले 2002 के बाद आएंगे। अगर इस कानून के बनने के बाद अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और उसमें उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो ना केवल वो जेल जाएगा बल्कि उसके चुनाव लड़ने पर भी है जो प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब व्यक्ति 2002 के बाद किसी अपराध में शामिल होता है। लेकिन जो व्यक्ति 2002 से पहले किसी अपराध में शामिल है, भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है, उसके ऊपर इसका कानून लागू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एम आई क्लियर? समझ में आया? बोलिए। अगर समझ में आ गया तो आप लाइक करके बताएं कितने लोगों को समझ में ये आया। 20 लोगों को समझ में आया। फिर से रिपीट करता हूं। तामांग साहब का कहना है कि यह जो कानून है आरपी एक्ट जो मुझे चुनाव लड़ने से रोकता है, यह 2002 में आया है। यानी यह मुझे चुनाव लड़ने से रोक तब पाता जब मैं भ्रष्टाचार 2002 के बाद करता। क्योंकि भ्रष्टाचार का जो मेरा मामला है वो 2002 से पहले का है, इसलिए ये जो कानून है ये नए मामलों में लगेगा। 1996 जैसे पुराने मामलों में लागू नहीं होगा। आई बात समझ में? बताइए। एक तो इनका यह तर्क है। दूसरा तर्क क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह सेक्शन 11 के अंदर पावर है। किसके अंदर पावर है? सेक्शन 11 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है तो उस बैन को चुनाव आयोग रद्द कर सकता है या उसकी अवधि को घटा सकता है। तो मान लेते हैं कि 2016 में इनका गुनाह सिद्ध हुआ और इन्हें 2 साल की सजा मिली, तो इन्होंने सजा काट लिया 2018 तक। नियम के अनुसार ये 2024 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कब तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? 2024 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के पास सेक्शन 11 की पावर है। किसकी पावर है? सेक्शन 11 की पावर है, जिस पावर के अंदर में यह 6 साल के सीमा को घटा सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं, जिसको इन्होंने 6 साल से कितना कर दिया? 1 साल कर दिया। तो इसका मतलब 2019 के मई महीने, अगस्त महीने तक यह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगर अक्टूबर महीने में चुनाव हुआ तो ये चुनाव लड़ लेंगे। और ठीक यही हुआ, क्योंकि इनकी सजा अगस्त 2018 में खत्म हुई थी, तो उसके 1 साल के बाद ये अगस्त 2019 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन नवंबर महीने में चूंकि चुनाव हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के अनुसार नवंबर महीने में चुनाव में अगर ये लड़ना चाहें तो कानून इनको नहीं रोक पाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सत्यांशी सर, केस 2002 के पहले का है, बट इसकी पनिशमेंट तो 2000 बाद मिला ना। सो 2002 का अमेंडमेंट अप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उस चोर की याद करो। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे समझाया था? चोर ने 3 मई को चोरी किया था, कानून उसके बाद बदला था। तो जिस दिन आप अपराध कर रहे हो उस दिन जो कानून है उसी कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगी। अपराध होने के बाद कानून अगर बदलता है तो भले ही पुराने मामले में नतीजा ना आया हो, लेकिन जो नया कानून है, नए कानून के हिसाब से पुराने मामलों में फैसला नहीं सुनाया जाता है। आई बात समझ में? सत्यांशी अपराध 2096 में हुआ है, कानून 2002 में आया, फैसला 2016 में आया। तो फैसला
किस कानून के हिसाब से होगा? 2002 में जो संशोधन आया उसके आधार पर होगा या 2002 के पहले जो कानून था उसके ऊपर आएगा? यही कॉन्सेप्ट तो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए हाँ या ना? सत्यांशी समझ गए? सर पर 6 साल की सजा मिली ही क्यों? 6 साल की सजा नहीं मिली है, सजा 2 साल की मिली मात्र। 2016 से लेके 2018 में 2 साल का सजा काट लिया और 2018 के बाद 6 साल का बैन है। जेल में 2 साल रहेगा और जेल से निकलने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसकी अवधि को इलेक्शन कमीशन कम कर सकता है। 6 साल बैन ही क्यों? 6 साल बैन जो है वो आरपी एक्ट का अपना कानून है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ने 6 साल का समय लिया है। अब 6 साल ही क्यों लिया? उसका कारण यह है कि निकलते ही वह चुनाव ना लड़ ले, तो 5 साल तो टर्म होता है और 5 साल के बाद 1 साल का ब्रीदर पीरियड दिया जाता है, तो 6 साल। ये लॉजिक के हिसाब से ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति लड़के निकले तो जो अगला चुनाव आएगा वो अगले 5 साल के अंदर में ही आना होगा, राइट? तो वो चुनाव ना लड़ ले। ईसीआई ने इसलिए टर्म रिड्यूस किया। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कृष्ण वर्मा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी मेहरबान क्यों हो गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए मेहरबान हो गई क्योंकि इनकी एक पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है क्या? जिस पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, और यह पार्टी बीजेपी में जाकर के मर्ज हो गई। क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट से इन्होंने सरकार बनाया, तो ऐसा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का मानना है कि सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह दरियादिली सिक्किम के चीफ मिनिस्टर को दिखाया है। चित्रांश कहते हैं सेक्शन 11 जो पावर देता है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है अभी तक। आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये लाइक साइन देकर के मुझे आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सजा नहीं बढ़ाई जा सकती है, सजा की सख्ती को बढ़ाया जा सकता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है डबल जियोपार्डी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिफिट कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि सजा को घटाने की मंजूरी है, सजा घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसका लाभ संजय दत्त को मिला लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं मिला। कि 2002 में आया था लॉ, ठीक है। पुनीत कुमार, मैंने इसका जवाब दे दिया कि 6 साल का ही बैन क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सजा काट के निकलेगा तो वह तुरंत फिर से चुनाव ना लड़ ले, और चुनाव जो है वो अगले 5 साल के अंदर में आता है। चित्रांश आरपीए 2002 में मेंशन्ड है वो। आगे बढ़े। राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, ये मामला क्या है? इसमें आपको राष्ट्रपति मुखर्जी का चेहरा दिख रहा है कि कई बार ये डबल जियोपार्डी की वजह से न्यूज में रहे हैं। क्यों? अभी समझेंगे जब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो। चलिए डबल जियोपार्डी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि डबल जियोपार्डी का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी अपने अटेंशन को 1 सेकंड के लिए भी मिस करेगा तो इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से वो हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें, ध्यान से समझो चीजों को। नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक मामले में 2 बार सजा नहीं हो सकती है। मेरा सवाल है कि क्या एक मामले में 2 बार मुकदमा चल सकता है व्यक्ति के ऊपर एक ही कोर्ट में? ऋतिक, दीपक, 2 बार मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता है? सजा 2 बार नहीं मिल सकती है, मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता है? मुकदमा समझते हो किसे कहते हैं? मुकदमा किसे कहते हैं? मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसे कहते हैं? प्रोसिक्यूशन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोसिक्यूशन। क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं कोई अपराध हुआ, ध्यान से सुनो पहले।
कंसेप्ट बनाते हैं पहले। जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले एफआईआर होगा, उसके बाद उसमें चार्जशीट बनती है, उसके बाद ट्रायल यानी मुकदमा चलता है, मुकदमे के बाद व्यक्ति को दोषी करार किया जाता है या निर्दोष करार किया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है जो एफआईआर से लेकर के कन्विक्शन तक का है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन या फिर कानूनी कार्रवाई। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो हम अब अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भारत में डबल जियोपार्डी का क्या अर्थ है और अमेरिका में डबल जियोपार्डी का क्या अर्थ है, और इंडिया का डबल जियोपार्डी वो जनता के ज्यादा अच्छा कहां है, भारत का डबल जियोपार्डी ज्यादा अच्छा है या अमेरिका का डबल जियोपार्डी ज्यादा अच्छा है। समझते हैं। देखिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड। ध्यान दे रहे हो सब कोई, यहां और लिखा है कि किसी भी मामले में व्यक्ति को ना 2 बार सजा मिल सकती है ना 2 बार मुकदमा चल सकता है। प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड, प्रोसिक्यूशन ना प्रोसिक्यूशन 2 बार होगा ना पनिशमेंट 2 बार होगा। मतलब क्या है, अगर किसी मामले में अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, और कानूनी कार्रवाई मतलब उस पर एफआईआर हुआ, चार्जेस लगे और मुकदमा हुआ, और उस मुकदमे में वो निर्दोष साबित हो जाता है, कोर्ट मान लेती है कि इसने कोई अपराध नहीं किया है, क्या दोबारा उसी व्यक्ति पर उसी मामले में उसी अपराध के लिए फिर से एफआईआर होगा, फिर से चार्जेस लगाए जाएंगे, फिर से मुकदमा चलेगा? बोलिए हाँ या ना। चित्रांश, नितिन, कितने लोग बोल रहे हैं नो? इसका जवाब है नो, नहीं हो सकता है। अमेरिका में क्लियर है, बिल्कुल क्लियरली लिखा है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में कि ना एक मामले में, ना एक बार व्यक्ति निर्दोष हो गया तो उसी मामले में फिर उसे दोबारा परेशान नहीं कर सकते हैं एफआईआर करके, फिर से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। एक ही बार कानूनी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई में उसे सजा मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो दोबारा कानूनी कार्रवाई उसी मामले में उसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड यह कर सकते हैं कि अमेरिका में राइट अगेंस्ट डबल पनिशमेंट तो फंडामेंटल राइट है ही, राइट अगेंस्ट डबल प्रोसिक्यूशन भी फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आ रही है? ना ही 2 बार सजा होगी और ना ही 2 बार मुकदमा चलेगा। लेकिन भारत में कैसी परिस्थिति है, समझते हैं। भारत में क्या लिखा है? नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। समझ में आया? यहां और शब्द मेंशन नहीं हुआ है, यहां एंड लिखा गया है। मतलब अगर किसी मामले में कानूनी कार्रवाई हुई और उसमें सजा मिली हो तो दोबारा कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट के अंदर में 2 बार सजा नहीं मिलेगी, इसको फंडामेंटल राइट मानता है। लेकिन पहले बार में ध्यान से सुनना होगा। अगर किसी को लग रहा है कि वो से समझ में आ गया तो उसके साथ गूगली होने वाला है, इस गूगली का इंतजार करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि कार्रवाई हुई और उसमें सजा मिल गई तो दोबारा सजा नहीं मिल सकता, यानी दोबारा उस मामले में कार्रवाई नहीं हो सकती, और यह फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर कार्रवाई हुई, मुकदमा हुआ और सजा नहीं मिला, तब दोबारा कार्रवाई होगी या नहीं होगी उसी मामले में, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन चुप है, कुछ नहीं बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वाला हिस्सा पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। और पार्लियामेंट ने क्या कानून बनाया? तो पार्लियामेंट ने सीआरपीसी 1973 के कानून में अमेंडमेंट करके यह लिख दिया कि भारतवर्ष में भी अगर किसी मामले में कार्रवाई हो गई है, मुकदमा चल गया है, व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया है, तो उस मामले में दोबारा कार्रवाई भारत में भी नहीं होगी। लेकिन भारत में जो दोबारा कार्रवाई नहीं होगी,
यह फंडामेंटल राइट नहीं है, यह क्या है? स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिला है, यह अधिकार हमें पार्लियामेंट ने दिया है। तो अब ये चार्ट आप देख सकते हैं कि डबल पनिशमेंट तो इंडिया और यूएस दोनों में क्या है? दोनों में फंडामेंटल राइट है। लेकिन प्रोसिक्यूशन अमेरिका में फंडामेंटल राइट है और इंडिया में स्टैट्यूटरी राइट है। तो आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इससे क्या फर्क पड़ेगा ये आप तब समझेंगे जब आप मिजोरम का केस को एक बार आप विजिट करेंगे। तो यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज शो मी। बट सर नेक्स्ट कोर्ट में अपील हो सकता है। बिल्कुल अपील हो सकता है, लेकिन अपील को हम प्रोसिक्यूशन नहीं बोलते हैं। अपील इज नॉट प्रोसिक्यूशन। अपील करने में तो दोबारा फिर से एफआईआर और दोबारा मुकदमा थोड़ी होता है, वो तो अपील हुआ, वो तो ऊपर की कोर्ट में चला गया मामला। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नॉट क्लियर, क्लियर कहते हैं नॉट क्लियर। एक व्यक्ति ने कहा है नॉट क्लियर, मैं समझाता हूं। देखो अमेरिका में फंडामेंटल राइट के तौर पर कह दिया कि अगर व्यक्ति को के ऊपर कार्रवाई हो गई, चाहे सजा मिले ना मिले, उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती। ये दोनों फंडामेंटल राइट है। इंडिया में पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी दोबारा, ये स्टैट्यूटरी राइट है। एक एग्जांपल लोगे तो समझ जाओगे प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंस समझाया था ना। जब कन्विक्शन किसी भी मामले, धीरे धीरे करो, हड़बड़ी करोगे समझ में नहीं आएगा। अपराध जब भी होता है तो जहां से एफआईआर, जब कार्रवाई शुरू होती है, कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू होती है किसी व्यक्ति पर, तो पहले उस पर एफआईआर लगता है, फिर चार्जेस लगते हैं, फिर ट्रायल होता है, फिर कन्विक्शन होता है, फिर पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट आखिरी में आता है। प्रोसिक्यूशन कहां से शुरू हो गया? जहां से कार्रवाई शुरू हुई, जहां से कार्रवाई शुरू हुई उसे क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन। कोई दिक्कत है समझने में? तो जब किसी मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, कार्रवाई होने लगती है, तो उसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना कि कार्रवाई अगर शुरू हुई तो उसमें उसको सजा मिलके ही रहेगा। सजा तो कोर्ट देती है, प्रोसिक्यूशन कौन करता है? सरकार मुकदमा चलवाती है ना। तो जब कानूनी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब समझिए, तो ये वाला चार्ट आप याद रखिएगा, इसको मेमोराइज कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों जरूरी है ये कंसेप्ट? किरण कहते हैं क्लियर। क्यों जरूरी है ये कंसेप्ट? अगर ये कंसेप्ट नहीं आता तो ये मिजोरम में जो भ्रष्टाचार हुआ वो कभी समझ में नहीं आता। समझते हैं मिजोरम में भ्रष्टाचार का क्या मामला है? समझे? बोलिए, लाइक शो कीजिए तो आगे बढ़ेंगे। कितने लाइक्स? 100, मुझे लगता है 100 बच्चे सुन रहे हैं। कितने? अभी तो मात्र 20 ही हुए हैं, 23 हुए हैं। 25 बच्चों को समझ में आया, 27 बच्चों को समझ में आया, रोमन 33 को समझ में आया, 35 को समझ में आया, 38 को समझ में आया, 45 को समझ में आया, 50 को समझ में आया, 57 को समझ में आया। ठीक है, और बच्चे हैं 58, 60 को समझ में आया। चलिए अब आगे समझते हैं ये मिजोरम का केस। मिजोरम का क्या मामला था? 2009 में मिजोरम में एक डॉक्टर साहब थे, सरकारी डॉक्टर थे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और मिजोरम पुलिस ने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। अब आप सबको यह पता होना चाहिए, जब भी कोई सरकारी ऑफिसर के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला लगता है तो सरकार के परमिशन के बिना उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्लियर है? तो डॉक्टर साहब के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, यानी एफआईआर करने के लिए, एफआईआर के बाद चार्जेस लगाने के लिए और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सरकार के परमिशन की जरूरत थी। जब हम कहते हैं सरकार का परमिशन, तो सरकार के परमिशन का मतलब होता है गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए। लेकिन गवर्नर से सिग्नेचर ना लेकर के डीजीपी से सिग्नेचर लिया गया। किससे सिग्नेचर लिया गया? डीजीपी से सिग्नेचर लिया गया। डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने साइन कर दिया और डॉक्टर साहब के ऊपर एफआईआर हो गया। डॉक्टर साहब का के ऊपर चार्जेस लगे,
और डॉक्टर साहब का मामला कोर्ट में पहुंचा। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, यहां ध्यान देना है, तो कोर्ट में जज ने कहा कि भैया ये तो सरकारी आदमी है, ये तो सरकारी ऑफिसर है, मामला भ्रष्टाचार का है और मुकदमा तब तक नहीं हो सकता जब तक हेड ऑफ गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। तो मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट का परमिशन दिखाओ। तो पुलिस ने डीजीपी का पत्र दे दिया, डीजीपी का साइन किया हुआ पत्र दे दिया। तो कोर्ट में जज ने कहा कि डीजीपी कब से हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया? हेड ऑफ गवर्नमेंट तो गवर्नर है, यानी आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। चूंकि आपने एक इलीगल प्रोसीजर को फॉलो करके इनके ऊपर मुकदमा चलवाया है, इसलिए इस मुकदमे को मैं क्या करता हूं, इस व्यक्ति को, डॉक्टर साहब को मैं डिस्चार्ज करता हूं। वर्ड यूज हुआ था डिस्चार्ज, रिलीज नहीं। व्यक्ति को रिलीज तब किया जाता है जब व्यक्ति निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यहां तो कोई मुकदमा ही नहीं चला। माना गया कि मुकदमा चलाने के लिए जो प्रोसीजर अपनाई गई थी वो प्रोसीजर गलत था, अवैध था, गैर कानूनी था। डीजीपी के सिग्नेचर से मुकदमा नहीं चल सकता, सरकारी डॉक्टर के ऊपर नहीं चल सकता। समझ में आ रहा है आपको? मिजोरम पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और 2-3 साल के बाद 2013 में मिजोरम पुलिस ने फिर से कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया और इस बार उन्होंने गवर्नर का सिग्नेचर लिया। किसका सिग्नेचर लिया? गवर्नर का सिग्नेचर लिया। और फिर से एफआईआर हुआ, फिर से मामला दर्ज हुआ, फिर ये ट्रायल के लिए जज के पास पहुंचे। डिस्चार्ज मतलब जब पुलिस की गलती की वजह से एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाए तो उसको डिस्चार्ज कहते हैं, कि कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं हुआ इसलिए चलो हमने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन कोर्ट यह नहीं कह रही है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो निर्दोष थे। मुकदमा चलता, इंक्वायरी होती, इन्वेस्टिगेशन होता, क्रॉस एग्जामिनेशन होता और मुकदमे में यह सिद्ध होता कि डॉक्टर साहब ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो डॉक्टर साहब को रिलीज किया जाता। लेकिन यहां तो एक प्रोसीजर में पुलिस से गलती हो गई जिसकी वजह से डॉक्टर साहब को कोर्ट को छोड़ना पड़ा। जिस स्टेट में क्राइम हो रहा है उसी स्टेट के गवर्नर का परमिशन चाहिए ना सत्यांश्री। आया समझ में? 2013 में इन्होंने इस बार फिर से सही सिग्नेचर लेके आए। जब ये सही सिग्नेचर लेकर के कोर्ट के पास पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 बार मुकदमा नहीं चल सकता? जब पहली बार मुकदमे में इसे हमने छोड़ दिया तो अब दोबारा मुकदमा हम चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये राइट अगेंस्ट डबल प्रोसिक्यूशन जो भारत में स्टैट्यूटरी राइट है उसका उल्लंघन हो जाएगा। चूंकि ये स्टैट्यूटरी राइट है तो ऐसे मामलों में अगर उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जाते। अगर यही मामला फंडामेंटल राइट का होता तो मिजोरम पुलिस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाती। आया समझ में? ये स्टैट्यूटरी राइट के मामले में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर स्टैट्यूटरी राइट का उल्लंघन होता है। पुलिस ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है। पुलिस ने उस कोर्ट के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है क्योंकि डबल प्रोसिक्यूशन का मामला फंडामेंटल राइट से संबंधित नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते। आपको मैंने पहले कई लेक्चर्स में बताया है कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा विशेष अधिकार है जिसमें सुप्रीम कोर्ट नरसिम्हा बन जाती है। नरसिम्हा समझते हो ना? नरसिम्हा प्रहलाद के कंटेक्स्ट में यूज होता है। दीवार फाड़ करके नरसिम्हा भगवान निकले थे उसकी रक्षा करने के लिए। तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सारे मामलों में जब भी कोई मामला होता है तो उसमें लास्ट गेट ऑफ जस्टिस होती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के मामले में वो फर्स्ट गेट ऑफ जस्टिस होती है। न्याय का प्रथम दरवाजा मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के मामले में। बाकी सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट न्याय का आखिरी दरवाजा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं न्याय के, तब आखिरी में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यहां पे भी मुजरम पुलिस सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकी। वो पहले ट्रायल कोर्ट गई, ट्रायल कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट थी भ्रष्टाचार का उसको सही ठहराया। फिर वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी कोर्ट को ही दलील को सही माना। अंत में 2018 में देखिए यहां पे मैंने दिया है 2009 में प्रोसिक्यूशन किसने साइन किया था? डीजीपी ने।
2013 में प्रोसिक्यूशन साइन किसने किया? गवर्नर ने। और गवर्नर को क्या बोला गया कि व्हेन गवर्नर टुक द सिग्नेचर, when government took the signature of governor, then the trial court said it will be a case of double prosecution. फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 5 साल लग गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर पहली बार में मुकदमा इनवैलिड है, अगर गलत प्रोसीजर से मुकदमा हुआ है और मुकदमे को इनवैलिड किया गया, तो इसका मतलब पहला जो मुकदमा हुआ वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसलिए अगर उस मामले में दोबारा सिग्नेचर लेकर के आते हैं और दोबारा मुकदमा चलेगा तो वो किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, इफ द फर्स्ट प्रोसिक्यूशन वाज इनवैलिड देन देयर इज नो डिबार टू सेकंड प्रोसिक्यूशन, देयर इज नो डिबार टू सेकंड प्रोसिक्यूशन भारत में हो सकता है अगर पहला प्रोसिक्यूशन इनवैलिड है। अगर लोगों को समझ में आया, लेकिन पहली बार कंप्लीट प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही नहीं था, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि पहला प्रोसिक्यूशन आपका हुआ ही नहीं, उसमें व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया था और पुलिस की गलती की वजह से पहला जो इरेगुलर प्रोसीजर था। समझ में आ गया तो आप शाइन शो कीजिए सो दैट कि हम आगे बढ़ सके। कितने लोगों को समझ में आया? मात्र 33-35 लोगों को समझ में आया। क्लास टफ हो रही है या इंफॉर्मेटिव है? आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसी लेवल पे पढ़ाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो लेवल कम कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए लेवल कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है तो आपको सबसे अच्छा नॉलेज लेकर के वहां पहुंचना है एग्जाम लिखने के लिए। अगर प्राइवेट डॉक्टर होता तो वो भ्रष्टाचार कैसे करेगा? भ्रष्टाचार तो सिर्फ सरकारी लोग ही कर सकते हैं ना। दीपिका यादव जी, दीपिका यादव जी पूछ रही हैं कि अगर प्राइवेट डॉक्टर होता तो प्राइवेट लोग भ्रष्टाचार कर सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार का जो संबंध है वो सरकारी खजाने से है। आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि डबल पनिशमेंट का मतलब सेपरेट पनिशमेंट नहीं होता है। मान लीजिए डॉक्टर साहब, फिर से एक और कॉन्सेप्ट को समझे यहां पे। सत्यासी कहते हैं सर प्रोसिक्यूशन फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना? फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन फिर से स्टार्ट तब करेंगे जब पहली बार में प्रोसिक्यूशन कोर्ट ने इनवैलिड कह दिया हो। हाँ, इस केस में स्टार्ट होगा। अब देखो डबल पनिशमेंट और सेपरेट पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर डॉक्टर साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा हो और डॉक्टर साहब को सरकार ने सरकारी नौकरी से रद्द कर दिया हो, सरकारी नौकरी से निकाल दिया हो, तो क्या डॉक्टर साहब कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि मेरी तो नौकरी सरकार ने पहले से ही ले ली, अब मुझे अगर भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा दोगे तो एक ही मामले में मुझे 2 बार सजा हो जाएगी? क्या ये डबल जेओपार्डी का मामला है? एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने डॉक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया हो और डॉक्टर साहब जब कोर्ट में मुकदमे में पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कोर्ट के सामने यह दलील दी कि सरकार ने तो मेरी नौकरी ले ही ली है, अब आप मुझे जेल भेजोगे तो इसी मामले में 2 सजा हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? इसका जवाब है कि डबल पनिशमेंट और सेपरेट पनिशमेंट में अंतर होता है। एक व्यक्ति को एक ही कोर्ट एक ही मामले में 2 सजा नहीं दे सकती है, लेकिन एक ही मामले में सरकार अलग तरह से सजा देगी और कोर्ट अलग तरह से सजा देगा। एक ही मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में अगर सरकार नौकरी छीन लेती है और कोर्ट 7 साल का सजा दे देती है तो इसे 2 सजा नहीं माना जाएगा। यह दोहरा दंड नहीं होगा, यह पृथक दंड होगा। यानी सरकार ने अपने तरफ से एक दंड दिया और कोर्ट ने अपने तरफ से एक दंड दिया। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना? आया ना समझ में? अब देखो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है और अभी ये पी चिदम्बरम से जुड़ा हुआ मामला है ना? पी चिदम्बरम से जुड़ा हुआ मामला, तो इस मामले को तो समझना जरूरी है।
इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। आप मुझे 10-20 मिनट का समय देंगे ताकि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। 15 मिनट में इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा। स्टार्ट करें ना? आप रेडी हैं तो बोलिए। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है। 20 क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन शुड बी फोर्स टू एक्सेप्ट हिज क्राइम। देखना चाहते हो वास्तविक रूप में क्या कहता है? देखो यहां लिखा है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, जिस व्यक्ति के ऊपर जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने ही खिलाफ सबूत दे करके अपने आप को अपराधी घोषित कर दे। व्यक्ति के ऊपर फोर्स नहीं है, ये पुलिस प्रशासन का काम है कि व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको सिद्ध करना कि वो आरोपी है और उसी ने अपराधी, आरोपी ही अपराधी है। ये पुलिस का काम है। आरोपी यह सिद्ध नहीं करेगा कि वही अपराधी है। हाँ, अगर वो वॉलेंटरली चाहता है अपना अपराध को एडमिट करना तो अलग बात है। उस मामले में भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि कहीं झूठ, कहीं दूसरे का तो अपराध अपने सर पे नहीं ले रहा है। अब इस पूरे मामले को समझिए। ये निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए ये कानून संविधान में बनाया गया। ये बहुत सर्वोच्च कानून है और बड़ा मजेदार है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हम पहले समझेंगे और फिर सीआरपीसी के सेक्शन 161 को समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? पर्सन कांट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट हिज क्राइम। किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू एक्सेप्ट हिज क्राइम। किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना? व्यक्ति स्वयं नहीं सिद्ध करेगा अपने अपराध को। व्यक्ति स्वयं अपने अपराध को सिद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर संविधान फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए दे देता है, तब तो पुलिस किसी भी मामले में कोई भी अपराध हुआ, पुलिस क्या करेगी? पुलिस के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसे केसेस को सॉल्व करना है। तो पुलिस निर्दोष लोगों को जोर जबरदस्ती से मार पीट करके उनका गुनाह कबूलवा लेगी और व्यक्ति भी यही सोचेगा कि पुलिस की मार से ज्यादा बेटर है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैंने ही किया है। तो ऐसे मामले में तो जो असली अपराधी हैं वो बच के निकल जाएंगे और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें मार पीट करके उनको एक्सेप्ट करवा लिया जाएगा। तो इसलिए संविधान यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर पुलिस को शक है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी को जिसको आप आरोपी बनाते हैं, आरोपी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है बाय फोर्स। आरोपी यह सिद्ध नहीं करेगा कि उसी ने अपराध किया है। ये पुलिस अपनी सूझबूझ से, अपने इन्वेस्टिगेशन से, अपने इंटेलिजेंस से उसे केस को क्रैक करना है, यानी फोर्स का इस्तेमाल बिना किए केस को क्रैक करना है इंटेलिजेंस से। तभी हमने पुलिस, आईपीएस ऑफिसर इतने काबिल लोग लिए, नहीं तो हम किसी को भी पकड़ करके पुलिस में भर्ती कर लेते जब फोर्स ही लगाना था। तो फोर्स इज नॉट द गाइडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। मजेदार तब होता है जब सेक्शन 161 को पढ़ोगे और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दोनों को साथ में पढ़ोगे तो दोनों में आपको विरोधाभास दिखेगा। 20 क्लॉज 3 कहता है कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता और सेक्शन 161 कहता है कि किसी भी आरोपी को पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस जो पूछे उसका जवाब सही सही देना चाहिए, एक्सेप्ट उन मामलों में, ध्यान से सुनो, एक्सेप्ट इन दोज केसेस, एक्सेप्ट दोज इंफॉर्मेशंस विच द एक्यूज्ड फील्स दैट विल बी क्रिमिनलाइज्ड। क्या लिखा है? पर्सन इज सपोज टू कोऑपरेट विद द पुलिस बाय गिविंग ट्रू इंफॉर्मेशन। एक्यूज्ड को, पुलिस को हमेशा सही जानकारी देनी चाहिए।
पूरा सहयोग करना चाहिए पूछताछ में, तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में, except in such matters where he feels that information can expose his crime or such information can be misused to prove his crime। क्या बोला है? अगर एक्यूज्ड को लगता है कि किसी इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने से उसका गुनाह सिद्ध हो जाएगा या उसका अपराध पुलिस के सामने आ सकता है या उस इंफॉर्मेशन को पुलिस मिसयूज करके उसको अपराधी घोषित कर सकती है, तो एक्यूज्ड को वहां चुप रहने का अधिकार है। क्या है? चुप रहने का अधिकार है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहां पे यही सवाल हो जाएगा कि किन मामलों में पुलिस जो है वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है और किन मामलों में पुलिस जो है वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, राइट टू साइलेंट का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। 20 क्लॉज 3 को और सेक्शन 161 को पढ़ करके ऐसे इंटरप्रेट करना है कि दोनों बात सही हो जाए। ठीक है ना? ये कैसे संभव है? समझते हैं ये कैसे संभव है। क्या दोनों में कन्फ्लिक्ट है? 20 क्लॉज 3 कहता है चुप रहने का अधिकार देता है कि फोर्स करे पुलिस, चुप हो जाओ, यानी 20 क्लॉज 3 के अनुसार आरोपी को चुप रहने का अधिकार है, और सेक्शन 161 के अनुसार आरोपी को वहीं तक, आरोपी को सब कुछ सच सच बताना है और चुप वहां होना है जहां आरोपी को लगे कि अब वो फंस सकता है। तो कहां पे हम क्या कॉन्सेप्ट बनाएं? तो पुलिस हम कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि पुलिस कहां पे फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, कहां फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और आरोपी को चुप्पी का अधिकार किस क्षेत्र में है और आरोपी को चुप्पी का अधिकार किस क्षेत्र में नहीं है, कैसे समझेंगे? इसको लेकर के एक कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में 2 सर्किल बनाया है। कितने सर्किल बनाए हैं? 2 सर्किल बनाए हैं। अंदर वाली सर्किल में कोर इंफॉर्मेशन है, 2 सर्किल्स हैं। अंदर वाली जो सर्किल है इसको कहते हैं कोर इंफॉर्मेशन, और बाहर वाली जो सर्किल है इसको कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, पेरीफेरी इंफॉर्मेशन। अब समझना है कि जनरल इंफॉर्मेशन क्या होता है और कोर इंफॉर्मेशन क्या होता है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस के साथ सहयोग करने का मतलब है कि आम जानकारी, साधारण जानकारी आरोपी को पुलिस के साथ साझा करना चाहिए। अगर पुलिस नाम पूछे, पता पूछे, मोबाइल फोन, स्पर्म, स्पेट्यूम, सलाइवा, जीन सैंपल, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, ये सब क्या है? ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है जिसका क्राइम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन बाहर एग्जिस्ट करते हैं, सुपरफिशियल है। क्यों इसे सुपरफिशियल माना गया? क्योंकि किसी का जब तक पुलिस नाम नहीं जानेगी, पता नहीं जानेगी, तो केस में आगे कैसे बढ़ेगी? पुलिस को कुछ तो हिंट रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये सारे इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनो, ये सारे इंफॉर्मेशन जो हैं इसका संबंध क्राइम से एक्सक्लूसिवली नहीं है। नाम, एड्रेस, पता, ब्लड, हेयर, इनका अस्तित्व बिना क्राइम के भी था। समझ रहे हो ना? व्यक्ति का नाम क्या है, पता क्या है, मां कौन है, पिता कौन है, बच्चे कौन है, पत्नी कौन है, इनका संबंध क्राइम के होने में नहीं है। तो फिर क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होता है, समझते हैं। जैसे व्यक्ति ने चाकू कहां से खरीदा, बंदूक कहां से खरीदा, किसके साथ कॉन्स्पिरेसी की, ये सारा इंफॉर्मेशन क्राइम की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर क्राइम नहीं होता तो ये सारे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करते। अगर व्यक्ति मर्डर करना चाहता ही नहीं तो वेपन नहीं खरीदता, यानी वेपन उसने किससे खरीदा, कहां खरीदा, बॉडी कहां डाला, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है कोर इंफॉर्मेशन है, और इनका अस्तित्व ही क्राइम के लिए हुआ है। आया समझ में? तो वो सारे इंफॉर्मेशन जिनका फंडामेंटल रिलेशन क्राइम के होने से है, उन सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? कोर इंफॉर्मेशन। और कोर इंफॉर्मेशन आरोपी पुलिस के साथ साझा नहीं करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई ना? अच्छा, जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करना क्यों जरूरी है? जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अगर जब तक पुलिस को जनरल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो पुलिस धीरे धीरे अपने अकल का इस्तेमाल करके उसको पुलिस को पहले वाले सर्किल से कहां पहुंचना है, दूसरे वाले सर्किल में पहुंचना है। ध्यान से सुनो, पुलिस का जो सफर है वो पहले वाले सर्किल से दूसरे वाले सर्किल तक है। पहला वाला सर्किल वो फोर्स से इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन पहले से दूसरे पहुंचने तक, पहले सर्किल से दूसरे सर्किल पहुंचने तक पुलिस को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बल का नहीं। यानी फर्स्ट सर्किल से लेकर के सेकेंड सर्किल के बीच में जैसे जैसे सेकेंड की तरफ वो बढ़ते जाएगी, पुलिस का फोर्स यूज करने का ताकत घटता जाएगा। पुलिस नाम पूछ रही थी, बहुत अच्छा, माता पिता का नाम पूछा, बहुत अच्छा, अब पूछा तुम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। अब इसका संबंध किससे हो गया? इस इंफॉर्मेशन का संबंध हो सकता है कि क्राइम से हो, राइट। इसलिए यहां पर व्यक्ति को अब चुप रहने का अधिकार मिल जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो अंदर वाली सर्किल है इसमें पूरी तरीके से राइट टू साइलेंट है, बाहर वाली सर्किल में राइट टू साइलेंट नहीं है। समझ रहे हो आप सब? इस चीज को कंफर्म किसने किया? तो देखो मैंने यहां सर्किल बनाया है, अंदर वाले सर्किल में राइट टू साइलेंट है, बाहर वाले सर्किल में राइट टू साइलेंट नहीं है। इसका मतलब ब्लड सैंपल और जीन सैंपल, हेयर सैंपल, ऐसे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस जो वैसे भी एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपके बाल के होने का संबंध क्राइम से ही है। क्राइम नहीं होता तो भी बाल होता, क्राइम हो गया तो भी बाल है। यानी बाल, जीन, नाम, पता, ये जनरल इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करके पुलिस को कोर इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना। कितने लोगों को समझ में आया ये? किस आप 24 लोगों को ही समझ में आया है? ये सर्किल समझ में आ रहा है कि राइट टू साइलेंस जो है केवल उन्हीं मामलों में है जिन मामले का संबंध क्राइम से हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना नाम ही नहीं बता रहा तो पुलिस को एक थप्पड़ देगी तो वो अपना नाम बताएगा। तो आपको पुलिस को कोऑपरेट करना। अच्छा, लेकिन अब सवाल क्या है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बात करी। कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट का क्या मानना है? कोर्ट कहता है देखो अंदर वाली सर्किल में तो इस बेचारे के पास राइट टू साइलेंस है ही, बाहर वाली सर्किल में अगर पुलिस, अगर आरोपी कोऑपरेट ना करे या मिसलीड कर दे, गलत नाम बताया, गलत पता बता दिया, सारा इंफॉर्मेशन गलत दिया, इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर दिया, तो अगला स्लाइड क्या कहता है? अगला स्लाइड क्या कहता है? अच्छा, राइट टू साइलेंट के कंसेप्ट को लेके 2 केस है, नंदनी सतपथी का और सेल्वी केस, ये दोनों देख लेना आप। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू साइलेंट जो है वह कस्टोडियल इंटरोगेशन। हाँ ठीक है, अब देखो एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर पुलिस, व्हाट इफ द एक्यूज्ड डज नॉट कोऑपरेट और मिसलीड इन्वेस्टिगेशन? अगर एक्यूज्ड मजा लेने लगे पुलिस का, देख रहे हो पुलिस का कैसे मजा लिया जाता है, पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन बता दिया, यानी बाहर वाली सर्किल में जो इंफॉर्मेशन है वह पुलिस को गलत दे दिया गया है, तो क्या पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? बोलिए। ऐसे परिस्थिति में कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर जो आरोपी है वो साधारण इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, पुलिस के साथ उसकी कोऑपरेशन 0 है, तो ऐसे मामलों में, एकदम लिंक करो कंसेप्ट को, ऐसे मामलों में पहले सर्किल और दूसरे सर्किल में अगर पहले सर्किल पर ही कोऑपरेशन नहीं है तो पहले सर्किल पे जो इंफॉर्मेशन पुलिस को चाहिए उसके लिए पुलिस ब्रेन मैपिंग करवा सकती है, नार्को एनालिसिस करवा सकती है, डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। इसका मतलब ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट ये कब होता है? जब आरोपी पुलिस के साथ या तो कोऑपरेट नहीं करता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितने लोग हैं यहां पे जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं? अरे बताओ, पहले वाले सर्किल पर कोऑपरेशन नहीं हुआ तब नार्को एनालिसिस हुआ, और नार्को एनालिसिस क्यों करवाएंगे? और अगर नार्को एनालिसिस का परमिशन मिल भी जाए तो केवल आप जनरल इंफॉर्मेशन ही पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं?
केवल जनरल इंफॉर्मेशन ही पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जनरल इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा था ना। यानी जब भी ब्रेन मैपिंग होगा, नार्को एनालिसिस होगा, तो उसमें 2 नंबर वाले सर्किल पे जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं पूछा जा सकता है। क्राइम से जो जिन इंफॉर्मेशन का रिलेशन सीधा क्राइम के साथ है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन मैपिंग में नहीं पूछा जाएगा, नार्को में नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट नहीं है ना। क्यों ब्रेन मैपिंग क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले सर्किल पे जो इंफॉर्मेशन थे वो एक्यूज और आरोपी पुलिस के साथ साझा नहीं कर रहा था, तो कोर्ट कहती है कि अगर ऐसे नहीं बता रहा है तो फोर्स का इस्तेमाल क्यों करोगे, साइंस का इस्तेमाल करो। तो साइंस का इस्तेमाल करोगे या फोर्स का इस्तेमाल करोगे? साइंस का इस्तेमाल करोगे या फोर्स का इस्तेमाल करोगे? इन्वेस्टिगेशन में अगर व्यक्ति कोऑपरेट ना करे तो पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए या साइंस का? फोर्स या साइंस? साइंस। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्स का इस्तेमाल ना जनरल इंफॉर्मेशन के लिए करना चाहिए, ना कोर इंफॉर्मेशन के लिए करना चाहिए। जनरल के लिए तो नहीं करना चाहिए, कोर के लिए तो नहीं करना चाहिए, सॉरी, और जनरल के लिए भी नहीं करना चाहिए। अगर जनरल मामलों में पुलिस का सपोर्ट नहीं कर रही है, सहयोग नहीं दे रही है, तो ब्रेन मैपिंग करवाओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ। ये सब क्या है आपको पता है? एक केमिकल होता है, उस केमिकल को आपके माइंड में डाल दिया जाए तो आप सच बोलने लगते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाला जो दिमाग के अंदर में एरिया है, देख रहे हो, ये झूठ बोलने वाला एरिया मैंने यहां दिखाया है। दिमाग का एक हिस्सा होता है जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट होता है। आदमी जब झूठ बोलता है तो कई परिस्थितियों को क्रिएट करता है जो फिक्टिशियस इन नेचर है। इसीलिए दिमाग के हिस्से में देखो इस तरह बहुत ज्यादा न्यूरल स्टिमुलेशन हो रहा है, लेकिन जब हम वो दवाई डाल देते हैं तो झूठ बोलने वाला हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है और उस एरिया से फिर कोई स्टिमुलेशन नहीं आती, व्यक्ति सिर्फ सच बोलता है। आई बात समझ में? जिसे हम बोलते हैं ट्रुथ सीरम। उसी तरह से लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में देखिए ये कैसे होता है। ये लाई बॉडी मूवमेंट्स, ब्रीथ मूवमेंट, आपके इमोशंस को चेक करता है, राइट, ब्लड प्रेशर को चेक करता है। क्योंकि भैया अगर हम क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई पूछ रही है, इंदु शर्मा की क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पूछा जाता ब्रेन मैपिंग में? तो ब्रेन मैपिंग में ये दूसरे पहले वाला ये जो सर्किल है, ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस को छेड़ करके उससे बातें निकलवा रहे हैं, राइट, जो कि एक एलिमेंट ऑफ फोर्स है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को आप दवाई देते हो तो उसके शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो उसके बस में नहीं होती है, जैसे सांस तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फोर्स का इस्तेमाल किया उसके बॉडी प्रोसेस पर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इसीलिए वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? अब सवाल यह है, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ब्रेन मैपिंग में और नार्को एनालिसिस में जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो कोर्ट में जो है वो कोर्ट में किसके रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कोर्ट में एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सवाल है फिर हम नार्को एनालिसिस करवाते ही क्यों हैं? हम नार्को एनालिसिस इसलिए करवाते हैं क्योंकि नार्को एनालिसिस के अंदर में जो अपराधी, जो आरोपी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, वो अब कोई तो इंफॉर्मेशन निकालेगा और इस इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस जो है वो किस इंफॉर्मेशन तक पहुंचेगी? कोर इंफॉर्मेशन तक। जैसे अबू सलेम के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसका हमने नार्को करवाया तो उसने बहुत सारा जनरल इंफॉर्मेशन दिया कि वो यूक्रेन में था, उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी। अब वो बताएगा कि मैं यूक्रेन में था, तो पुलिस को पता चला ना कि ये यूक्रेन में था, तो वहां पे तफ्तीश पुलिस करेगी, फिर वहां से कोई और कड़ी पुलिस को मिलेगी, फिर उसके गर्लफ्रेंड को पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो धीरे 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 ये जो पेरीफेरी इंफॉर्मेशन है, अगर वो पुलिस को मिल जाए तो पेरीफेरी इंफॉर्मेशन से अपने अकल का इस्तेमाल करके पुलिस कोर इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकती है। बात समझ में आया नहीं आया? पेरीफेरी से कोर तक पुलिस को अपने दिमाग से पहुंचना है।
और ब्रेन मैपिंग का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि वह पुलिस को पेरिफेरी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन आरोपी से दिलवा दे। चित्रांश पूछ रहे हैं ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा इंफॉर्मेशन जनरल है और कौन सा कोर? इसको लेकर मजिस्ट्रेट होता है। देखो ये गाइडलाइन तभी मैंने दिया है, ये मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को 10 या 15 सवाल लेके जाना होता है और मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करता है कि इस कौन सा सवाल पुलिस को पूछना है। पुलिस दे देती है, उस सवाल को सेलेक्ट और रिजेक्ट मजिस्ट्रेट करता है। एक्यूज्ड का कंसेंट लेना होता है कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहे हो, आम जानकारी तुमने ठीक से नहीं दी। उसका लॉयर उसके सामने होता है। जो डॉक्टर सब वो नार्को एनालिसिस करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी की होती है ताकि इंश्योर किया जाए कि वो पुलिस के दबाव में आके काम ना करे। अगर बोला गया है कि पुलिस केवल 6 सवाल पूछ सकती है तो वहां पे डॉक्टर के पास परमिशन होता है कि वो 7वां सवाल पूछने दे या नहीं। बात समझ में आई है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सत्यांशी के नार्को टेस्ट में सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट करवाया गया है, और जनरल इंफॉर्मेशन तो कोर्ट में आप लेके जाओगे तो जनरल इंफॉर्मेशन से तो अपराध सिद्ध नहीं होगा ना। और अगर आपने नार्को एनालिसिस को इसलिए रखा गया है कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, मान लो पुलिस ने डॉक्टर को मिला करके कोर इंफॉर्मेशन है जो पता कर लिया, तो फिर इसीलिए टू डिस्करेज पुलिस फ्रॉम आस्किंग द कोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस, पुलिस को डिस्करेज किया जाता है कि आप कोई वैसा सवाल ना पूछे, और अगर आप पूछ करके आपने इंफॉर्मेशन निकलवा लिया है जो आपत्तिजनक सवाल है तो उसका कोई भी वैलिडिटी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगा। अगर डेड आपने सीधा पूछ लिया एक्यूज से कि बताओ डेड बॉडी कहां रखा है, और उसने बता दिया, और अब आप गए डेड बॉडी खोद लिया और कोर्ट में जाके प्रूव कर दिया कि डेड बॉडी के पास जो एविडेंसेस मिले हैं वो इसी व्यक्ति के हैं, और अगर कोर्ट को पता चल जाएगा कि डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन इसने एक्यूज्ड से ही ले ली थी ब्रेन मैपिंग में, तो भले ही वो अपराधी सही में हो, चूंकि गलत तरीके से एविडेंस निकाला गया तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो पुलिस को डिस्करेज करने के लिए होता है। देखिए नार्को एनालिसिस से कोई केस जो है वो फाइनली सॉल्व नहीं होता है, लेकिन केस सॉल्व करने में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जिससे केस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। मदद के लिए है, कंक्लूजन के लिए नहीं है। नार्को एनालिसिस से बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर पुलिस को कोई इक्का दुक्का इंफॉर्मेशन मिल गया, और आपको पता है ना पुलिस को अगर कोई एक नॉर्मल सुराग भी मिल जाए तो उस सुराग पे रिसर्च करते 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 पुलिस जो है वो मेन इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाती है। तो दैट इज जस्ट टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एम आई क्लियर? होप वी हैव अंडरस्टूड दिस। एक बात और समझ लें कि ये पी चिदम्बरम का क्या मामला है। देखिए एक मिरांडा वार्निंग करके कंसेप्ट है यूएस में 1960 के दशक में, जैसे हमारे यहाँ एसआर बोमई गाइडलाइन है ना, तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन निकाली है जिसका नाम है मिरांडा वार्निंग, जिसको भारत के कोर्ट भी मानती है। यह क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, मतलब चिदम्बरम को अरेस्ट किया गया, चिदम्बरम को मजिस्ट्रेट के सामने ले गया और उसके बाद इनको रिमांड में रखा गया। रिमांड समझते हो ना, रिमांड में रखा गया 10 दिन के लिए। तो अब रिमांड में जब चिदम्बरम साहब हैं तो ये लॉफुल कस्टडी है या अनलॉफुल कस्टडी है? लॉफुल कस्टडी है मजिस्ट्रेट के कहने पर। तो अब रिमांड पीरियड में चिदम्बरम साहब से जो भी सवाल पूछे जाएंगे सेक्शन 161 के अंदर में, चिदम्बरम साहब का काम है कि पुलिस के साथ सहयोग करे और आम जानकारी पुलिस के साथ सब कुछ दे। लेकिन मान लो कि 10 दिन के बाद जो है चिदम्बरम साहब को बेल मिल जाता है और वो बाहर निकल आते हैं। बेल मिलने के बाद उस किसी मामले में अगर व्यक्ति को बेल मिल गई हो और पुलिस फिर से चाहे कि उसको चिदम्बरम साहब को थाना बुलवा करके उससे सवाल किया जाए, तो इस पे कोर्ट का डिसीजन यह है
जो कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट से प्रेरित है। अगर किसी मामले में कोई व्यक्ति बेल पे बाहर हो तो उस मामले में उस व्यक्ति को थाना बुला करके कोर्ट कोई भी पुलिस जो है उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकती है। और अगर पुलिस सवाल जवाब करेगी तो चिदम्बरम साहब के पास कंप्लीट राइट टू साइलेंस है, कंप्लीट राइट टू साइलेंस। वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वहां पे बाध्य नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जो उनकी कस्टडी ली है वो अनलॉफुल है। क्या है? अनलॉफुल। तो जब पुलिस आपको अनलॉफुली अपने कस्टडी में रखे तो आप पुलिस का कोई भी, आपसे पुलिस नाम पूछ रही है तो अब आप नाम भी नहीं बताने के लिए, नाम बताने पर भी राइट टू साइलेंट है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेटिव है? तो ये कंसेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति बेल पे बाहर है तो पुलिस उससे आकर के बुला करके उससे पूछताछ नहीं कर सकती है, उसके घर भी जाकर के उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। अनलॉफुल कस्टडी में कोई भी सवाल जवाब किसी भी आरोपी से नहीं किया जा सकता है। सो होप दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड एंड इट हैज हेल्प्ड यू इन मेकिंग योर गुड कॉन्सेप्ट्स। अच्छे कंसेप्ट बनाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ने में मन लगेगा। So please, I want all of you to give some suggestions, inputs, whether if you like it or do not like it, if you like the slides, if there is any problem in the slides are good or not, it is friendly for you or not, does it help you, do you see the recording sessions, and in the recording, do you find it useful or not? Do you find it useful or not? So I will just request so that your feedback will only help me to guide my lectures. आप जिस तरह से बताओगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में मैं काम करूंगा, आपके लिए नए नए वीडियोस लाऊंगा, नए नए टॉपिक्स पर लाऊंगा और आपको इन डेप्थ असली स्टोरी बताऊंगा ताकि आप न्यूज़पेपर को अच्छे समझ सके। कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोग्राम करना व्यर्थ है अगर आपके पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आप करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड जब तक नहीं करोगे, उसकी फंडामेंटल बात नहीं समझोगे, तब तक करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई लाभ नहीं। नितिन विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच। विनय, थैंक यू सो मच। So I am copying with, so wait, how many of you promise me that you will attend tomorrow's session at the same time 10 a.m. और कल मैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अरेस्ट, डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस है, इन सारी बातों पर हम कल चर्चा करेंगे। सो प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू चित्रांश नार्को टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कोर्ट एंड एक्यूज दोनों का परमिशन रिक्वायर्ड है। चित्रांश पूछ रहे हैं नार्को टेस्ट में किसका परमिशन चाहिए? कोर्ट का भी परमिशन चाहिए और एक्यूज का भी अप्रूवल चाहिए। मुझे ये चाहिए कि कल कितने लोग आ रहे हैं, यही सेम टाइम, टुमारो 10 AM, टुमारो 10 AM टुमारो। एक दो तीन चार पांच 6 लोगों ने बोला है। ये 40 लाइक्स क्या है समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग हैं ये समझ में मुझे कभी नहीं आ पाता है कि कितने लोगों ने ये देखा, कितने लोग अटेंड किए, सिर्फ ये पता चल जाए। हैव ए गुड डे इंदू। रौनक महाजन फ्रॉम कैलकाटा आई गेस, दीपक साहू, अर्जुन पटेल, रामकृष्ण करण फ्रॉम उड़ीसा, भुवनेश्वर, कनिष्क, Ashu, we will attend, sir. Raunak Mahajan again. Vikas Ray, I will attend. Vanshika and 16 others. Punit Kumar, Satyan Sri will attend. Please write you will attend or not. Sure, Chitrans is saying will attend. देखिए, आप जितना उत्साहित होंगे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। अगर आपको क्लास में उत्साह नहीं होगा मेरा भी उत्साह घट जाएगा। तो ये एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। आपको पढ़ने में मन लगेगा,
तो मुझे पढ़ाने में मन लगेगा। रामकृष्ण करण, I remember each and every student. Don't say, sir, you still remember me. I don't have such a bad memory. I have quite good memory. I know all my students who have studied with me in Rao's, Baiju's, right? Vinay Dev. Satyansi is saying, sir, today was the first day of my live session, sir. Sachin Dohade, sir, one question hai. Yes, please, Sachin. Yes, Sachin, please tell what is your question. Yes, Sachin, I'm waiting for your question. जो मिस हो गए वो टॉपिक्स रिकवर कैसे कर सकते हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर, recorded lectures are there, lectures are there. You search special classes by searching link join my telegram channel. सबका सवाल है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहां से मिलेंगे। तो मेरा एक इंडियन पॉलिटी बाय गौरव झा इज माय टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे लिंक्स शेयर करता हूं। उस लिंक को आप टाइप करोगे, पे क्लिक करोगे तो आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। आई विल शेयर ऑल लिंक्स ऑफ पास्ट वीडियोस ऑन माय टेलीग्राम चैनल। So please join my telegram channel इंडियन। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो नहीं कर सकते हैं। कोई इसमें मेरे तरफ से ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करना ही है। जिसको मर्जी है वो करेंगे। जो करेंगे वो कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो डाउट का कॉन्सेप्ट है, आप ऑडियो में अपने डाउट को बोलो, मैं ऑडियो में आपको जो डाउट को क्लियर करके दूंगा। एनी टाइम एनीवेयर, 24/7 सर्विस है। बहुत लोग हैं और बहुत लोग नहीं भी हैं। इंडियन पॉलिटी बाय गौरव झा, ज्वाइन एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स 24/7। Thank you to all of you. Thank you everybody. Have a good day to all of you. Bye. So I am waiting for tomorrow's class. Due process of law, procedure established by law, arrest, detention, custody, police custody, judicial custody, magistrate, judge, everything we will study. Thank you so much for today. Thank you so much.